अरे भाई साहब, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आप ये समझ लीजिए कि बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं। और बहन जी, आपका रोना देखकर तो हमारा दिल भी भर आया। देखिए, हम समझते हैं प्रिया आपकी इकलौती बेटी है। अपनी इकलौती बेटी को विदा करने में आपको बहुत तकलीफ़ हो रही होगी। सिर्फ आधे घंटे का ही तो रास्ता है। जब भी आपका दिल करे आप बिटिया से मिलने चले आइएगा। अरे भाई साहब, कैसी बातें करते हैं आप। माना कि बिटिया को विदा करने में हमें बड़ी तकलीफ़ हो रही है। अरे भाई, बिटिया कलेजे का टुकड़ा होती है। ऐसे ही अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल कर किसी और को तो सौंपा नहीं जाता। लेकिन आपकी इस बात से हम सहमत नहीं हैं कि हम हर चौथे दिन आपके घर आकर बैठ जाएं। अरे भाई, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि बेटी के घर का 2 बूंद पानी पीना भी एक बाप के लिए पाप के समान होता है। और हम अपने जीते जी तो इस पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। अरे भाई साहब, कौन से ज़माने में जी रहे हैं आप। बिटिया के घर का पानी नहीं पी सकते तो क्या जीवन भर बेटे के घर नहीं आएंगे। आपकी बेटी ससुराल में खुश है या नहीं, ये बात तो तभी पता चलेगी ना जब आप उसके ससुराल जाकर देखेंगे। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि चाहे आप हमारे घर आकर पानी ना पिए, लेकिन समय समय पर बेटी के घर जाना ज़रूर चाहिए। ये तो हमारा सौभाग्य है भाई साहब कि आपके जैसी ऊंची सोच वाले लोगों के यहाँ हमारी बेटी शादी करके जा रही है। क्योंकि जिसकी सोच इतनी ऊंची है वो हमारी बेटी को कभी कोई तकलीफ़ होने ही नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी आप कहते हैं तो हम बिटिया से मिलने ज़रूर आएंगे। राम प्रसाद प्रिया को अपनी इकलौती बेटी ध्रुव के लिए ब्याह कर लाए थे। राम प्रसाद जी के 2 ही बच्चे थे, बेटा ध्रुव और बेटी चिंकी। कई सारी लड़कियां देखने के बाद अंत में उन्हें अपने बेटे ध्रुव के लिए प्रिया जंच जाती है और शादी करके प्रिया राम प्रसाद जी के घर की बहू बन जाती है। शादी के बाद अरे भाग्यवान, हम तो हमेशा यही सोचते थे बेटे की शादी करेंगे, पता नहीं कैसी बहू आएगी, कैसे समधी मिलेंगे। लेकिन जब से ललित जी से मिले हैं हमें तो उनके संस्कारों पर बड़ा गर्व है। आज के ज़माने में उन पुराने संस्कारों को ज़िंदा रखे हुए हैं जिन्हें हम सब कब के भूल कर आगे बढ़ गए हैं। ठीक कह रहे हैं जी। मैं भी शीला बहन को समझा बुझा कर आई हूँ कि अपने मन पर कोई बोझ ना रखें। अब वो ज़माना नहीं रहा कि बिटिया के घर का पानी पीना पाप माना जाए। हम पुराने विचारों वाले लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी बात से टस से मस नहीं हुई। उनके संस्कार देखकर तो मैं खुद हैरान हूँ कि आज के युग में भी ऐसे लोग हैं जो इन बातों को अभी तक मान रहे हैं। देखो भाग्यवान, इतने अच्छे लोग मिले हैं तो तुम भी उनके साथ व्यवहार अच्छा ही बना कर रखना। कभी इस बात के घमंड में मत आना कि तुम लड़के की माँ हो। बीच बीच में फ़ोन करके उन्हें यहाँ का हालचाल देते रहना। वो तो अपनी तरफ से यहाँ आना नहीं चाहेंगे, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें समय पर यहाँ आने के लिए न्योता भेजते रहें। आखिर किस माँ बाप का दिल नहीं चाहेगा कि वह अपनी शादीशुदा बेटी को आकर मिले। राम प्रसाद और उसकी पत्नी शांति दोनों ही समधी समधन के साथ संबंध अच्छे बनाए रखने के लिए अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहे थे। अरे बहन जी, कई दिन हो गए आप लोगों के दर्शन नहीं हुए। मैं तो कहती हूँ इस रविवार को आ जाइए आप लोग, मिलना जुलना भी हो जाएगा और बहू भी खुश हो जाएगी। माँ बाप को देखेगी तो उसे अच्छा लगेगा। अब बहन जी, आप इतने प्रेम से बुला रही हैं तो इनकार भी नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, हम दोनों रविवार को आ जाते हैं। रविवार के दिन प्रिया के माता पिता उसके ससुराल पहुंच गए थे। प्रिया बेटा, देखो तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं। उनकी खातिरदारी में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। बढ़िया बढ़िया पकवान बना लो और अपने मम्मी पापा का खूब स्वागत करो। अरे नहीं नहीं बहन जी, हमने आपको पहले ही बताया था ना, बिटिया के घर का तो पानी भी हमारे लिए पाप है। हमारे यहाँ बिटिया के घर का खाना नहीं खाया जाता। समधन जी, ये तो बड़ी दुविधा वाली बात हो गई। अब आप इतनी दूर से आए हैं और अभी यहाँ पर भूखे प्यासे बैठे रहेंगे तो हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना। अच्छा, आप इतनी ज़िद कर रही हैं बहन जी, तो ऐसा करिए, बाज़ार से कोल्ड ड्रिंक मंगवा लीजिए। बिटिया के घर का पानी नहीं पी सकते, बाहर का तो पी ही सकते हैं। हाँ बहन जी, आपने ये बहुत अच्छी बात कही। ये तो हमने सोचा ही नहीं था। हम अभी आपके लिए बाज़ार से कोल्ड ड्रिंक और कुछ नाश्ता मंगवा देते हैं। शांति देवी समधी समधन के लिए बाजार से कोल्ड ड्रिंक, चाउमीन, कचौड़ी वगैरह मंगवाती है और उन्हें नाश्ता करवा देती है डिनर के समय। अरे बेटा प्रिया, अब तुम्हारे मम्मी पापा हमारे घर का खाना तो खाएंगे नहीं। ऐसा करो भाई, उनके लिए कुछ बाहर से ही ऑर्डर कर लो तुम। अब हमें तो ये बात अच्छी नहीं लगेगी ना कि हम सब भरपेट खाना खाएं और वो लोग बेचारे यूं ही हमारा मुंह देखते रहे। ठीक है पापा जी, मैं मम्मी पापा की पसंद का खाना ऑर्डर कर देती हूँ। वैसे मेरे मम्मी को ना पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, वही मंगवा देती हूँ उनके लिए खाना खाने के बाद। वैसे तो रात में खाना खाने के बाद हमको चाय पीने की आदत है,
लेकिन अब हम बिटिया के घर का तो कुछ खा पी नहीं रहे हैं, इसलिए कोई बात नहीं, आज ऐसे ही सो जाते हैं। कल तो हम अपने घर के लिए निकल जाएंगे। अरे भाई साहब ठहरिए तो सही। देखिए, आप बेटी के घर का पानी और खाना तो खा नहीं सकते, पर पैग तो लगा सकते हैं ना। क्यों, गलत कहा क्या मैंने? देखिए, अब समधी समधी साथ में बैठे हैं और महफिल ना जमे, ये तो गलत बात हो गई भाई। भाई साहब, बात तो आपकी ठीक ही है भाई, पानी नहीं पी सकते, शराब तो पी सकते हैं। चलिए ठीक है, मंगवा लीजिए। फिर तो आज हो ही जाए, मिलकर जमा दे महफिल। अरे सुनती हो, हम समधी जी के साथ ज़रा 2-2 पैग लगा रहे हैं, तुम ज़रा चखने में कुछ बढ़िया सा बना दो। चखना तो मैं बना दूंगी, लेकिन ये बताइए समधी जी खाएंगे? वो तो हमारे घर का कुछ भी नहीं खा रहे। अरे बहन जी, खाना नहीं खा सकते, चखना खा सकते हैं। आप ऐसा करिए, बढ़िया पकौड़े बना दीजिए। कई दिनों से पकौड़े खाए नहीं है, और चटपटे कुरकुरे पकौड़ों के साथ मज़ा ही कुछ और होता है। जी भाई साहब, ठीक कहा आपने। आप बैठिए, महफिल सजाइए, तब तक हम इंतज़ाम करके आते हैं। दोनों समधी बैठकर शराब पीने लगते हैं। 2 पैक के बाद वाह वाह भाई साहब, वाह, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठकर, मज़ा आ गया। चलिए, अपना तो हो गया, अब सो जाते हैं। अरे भाई साहब, अभी तो पार्टी शुरू हुई है और आप उठकर चल दिए। अरे बैठिए ना, ऐसे मौके कोई रोज़ रोज़ थोड़ी ना आते। ऐसे भी क्या जल्दी है सोने की? अब समझ में आया भाई साहब, आप तो बड़े पक्के खिलाड़ी हैं। इसका मतलब सिर्फ शर्मा रहे थे आप। अरे भाई साहब, अब जब टिकाने के लिए बैठ ही गए हैं तो शर्माना कैसा। खोलिए खोलिए बोतल, अब तो जब तक मज़ा नहीं आ जाएगा ना, तब तक चलने दीजिए। राम प्रसाद कई बार अपने समधी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन समधी तो जैसे अब फैलते ही जा रहे थे। देर रात 11 बजे उनकी बोतल खाली होती है और उसके बाद राम प्रसाद और उनके समधी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन सुबह की ही उनकी वापसी थी, इसलिए वो लोग अपने घर की ओर निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह, अरे भाई शांति, कल तो समधी जी के साथ सच बताया तो मज़ा ही आ गया, वरना हम तो 1-2 पैक पीने के बाद हाथ झाड़ लिया करते थे, लेकिन उन्होंने तो कल बोतल ख़त्म होने तक उठने ही नहीं दिया। राम प्रसाद को पता नहीं था कि ये एक दिन का मज़ा उसके लिए अब आने वाले दिनों में सज़ा बनने वाला है। प्रिया के पापा को राम प्रसाद के घर की दारू और चखना ऐसा मुंह लगा कि अब तो हर शनिवार को बिना बुलाए अपनी पत्नी के साथ उनके घर आ धमकते। दिन भर वो पहले पिज्ज़ा, बर्गर और चाउमीन की दावत उड़ाते और फिर उसके बाद पीने पिलाने का दौर चल पड़ता। एक दिन पड़ोसी आकर कहते हैं, अरे भाई साहब, ये दीनानाथ जी आपके रिश्तेदार लगते हैं क्या? हाँ भाई साहब, क्यों, क्या हुआ, कुछ बात हुई है क्या? भाई साहब, अपने रिश्तेदारों को थोड़ा कंट्रोल में रखिए ना, पीकर हाई हो रखे हैं आपके रिश्तेदार, और हमारे घर के सामने वाली नाली में गिर पड़े थे। अब नाले से निकाल के आपके दरवाजे तक तो हम पहुंचा दिए हैं, अब आगे आप जाने और आपका काम जाने। पड़ोसी के जाने के बाद, अरे भाई साहब, तभी तो मैं कहता हूँ ना, इतना नहीं पीना चाहिए। 2-3 पैक पीने के बाद लगाम लगाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना यही सब देखने को मिलता है। अब देखिए, कॉलोनी में हमारी थोड़ी इज्जत है, आज तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे से आप थोड़ा ख्याल रखिए। प्रिया बेटा, जाओ अपने पापा के लिए 1 गिलास नींबू पानी लेकर आओ, नशा बहुत ज़्यादा हो गया है इनको। नींबू पानी? ना 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 ना, राम 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 राम, बेटी के घर का पानी, वो भी मैं नहीं नहीं नहीं, भगवान बचाए इस पाप से। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कितने बड़े धर्मात्मा है। बेटे के घर का पानी नहीं पी सकते, लेकिन दारू पी सकते हैं। सुनिए जी, अब बहुत हो गया आप लोगों का पीने पिलाने का कार्यक्रम। मैं कहती हूँ बंद करिए, यह हर शनिवार को समधी जी को यहाँ बुलाना। अरे भाग्यवान, मैं कौन सा इनको हर शनिवार को यहाँ बुलाता हूँ, या खुद ही चले आते हैं। मुझे इनको बुलाने का कोई शौक़ नहीं है, बल्कि मुझे तो खुद शर्मिंदगी होने लगी है। आज ये पड़ोसियों के यहाँ नाले में गिर पड़े थे। पिछले सप्ताह वर्मा जी शिकायत कर रहे थे कि आपके समधी पीकर हमारे घर में घुस आए और 2 घंटे पका कर गए। अरे भाई, हमें क्या पता था कि ये लोग ऐसे निकलेंगे। शादी के समय तो बड़े धर्मात्मा बने घूम रहे थे दोनों पति पत्नी, बेटी के घर का पानी नहीं पियेंगे, बेटी के घर का खाना नहीं खाएंगे, और अब देखो हर शनिवार को दावत उड़ाने के लिए चले आते हैं दोनों के दोनों। मैं तो कहती हूँ आप इन लोगों को भाव देना बंद करो, वरना गले की हड्डी बन जाएंगे ये लोग। ठीक कहती हो तुम। कुछ दिन बाद,
माँ जी, वो मेरी मम्मी का फ़ोन आया था। मेरे भैया के लिए लड़की देखने की बात चल रही है, इसलिए मम्मी पापा और भैया सब लोग आज शाम को हमारे यहाँ आ रहे हैं। लड़की को ना हमारे घर का एड्रेस दे दिया है। लड़की वाले यहीं आ जाएंगे और देखने दिखाने का कार्यक्रम भी हो जाएगा बहू के जाने के बाद। ये लो, इनके भाई की शादी के लिए लड़की भी यहीं से देखी जाएगी। कोई भरोसा नहीं है, महीने भर बाद पता चले कि शादी भी हमारे घर से ही कर रहा है ये लोग। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इन लोगों से अपना पीछा कैसे छुड़ाया जाए। ठीक कह रही हो भाग्यवान। पिछले 8 महीने में जितनी बार समधी जी और समधन जी के लिए हमने बाज़ार से ये पिज़्ज़ा, फ्राइड राइस और मंचूरियन मंगाया है ना, इतना बाहर का खाना तो हमने पिछले 18 सालों में नहीं खाया। अरे भाई, बाहर का खाना कभी कभार महीने 2 महीने में ठीक लगता है। ये लोग तो हर शनिवार इतवार यहाँ आकर पिज़्ज़ा और चाउमीन खाते हैं। पैसों की तो बर्बादी हो ही रही है, ऊपर से हमारी प्राइवेसी में जो दखल हो रहा है उसकी तो बात ही अलग। अरे बाकी सब तो ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि आपने नोटिस किया कुछ? किस बारे में बात कर रही हो भाग्यवान? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे अपनी बेटी चिंकी के बारे में बात कर रही हूँ। आपने देखा कि नहीं, जब भी समधन जी अपने टिंकू को लेकर हमारे घर आती है, चिंकी कुछ ज़्यादा ही उनके आगे पीछे मंडराती रहती है। कहीं कुछ पक तो नहीं रहा है ना इन दोनों के बीच में? अब अगर तुम्हारे मन में डाउट आ ही गया है तो बुलाओ चिंकी को, सच क्या है वो खुद ही बता देगी। चिंकी बेटा, यहाँ देखो, प्रिया के घर वाले यहाँ टिंकू के लिए लड़की देखने के लिए आए थे, लेकिन मैं देख रही हूँ कि उस टिंकू का ध्यान उस लड़की से ज़्यादा तुम्हारे ऊपर था, और तुम भी उस टिंकू के आगे पीछे घूम रही थी। मेरी नज़र धोखा नहीं खा सकती। सच सच बताओ क्या बात है? ठीक है मम्मी, अब जब आप सब कुछ समझ गई हैं तो मैं खुलकर बता देती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि उस टिंकू की शादी किसी रीना टीना के साथ हो। मुझे ना टिंकू बहुत अच्छा लगता है और मैं उसी के साथ शादी करना चाहती हूँ। है ये देखो, गजब बेशर्मी है। अरे हम फटकारने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाए हैं और तुम बेशर्मों की तरह माँ के साथ मुँह जोरी कर रही हो। अरे भाग्यवान, शांत हो जाओ। जवान बच्चे हैं, ऐसे चीखने चिल्लाने से समस्या का हल नहीं निकलेगा। ठीक है चिंकी, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारी माँ से बात करता हूँ। अरे भाग्यवान, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? तुम नाराज़गी दिखाओगी, मना करोगी, उसके बाद भी बच्चों की पसंद नापसंद पर तो जोर नहीं चला सकती। अब अगर इसे वो पसंद है तो हमारी समझदारी इसी में है कि हम खुशी खुशी इसका हाथ दे दें। अच्छा, एक बच्चे की शादी उस परिवार में करके तो हम आज तक अपना सर पीट रहे हैं। अब आप ये चाहते हैं कि अपनी बेटी का रिश्ता भी मैं उसी घर में कर दूं, ताकि दीनानाथ जी और उनकी धर्मपत्नी सारी जिंदगी के लिए हमारे घर आकर बैठ जाए? अच्छा ये बताओ, दीनानाथ जी यहाँ आकर क्या कहते हैं? यही ना कि बेटी के घर का तो हम पानी भी नहीं पीते। अब जब हमारी बेटी उनके घर जाएगी तो ये डायलॉग तो हम भी मार सकते हैं। समझी कि नहीं कुछ? अरे बड़ा गजब का दिमाग लगाया आपने, मान गए आपको। ठीक कहते हो। अब आया हूँ उठ पहाड़ के नीचे, हो जाने दीजिए चिंकी और टिंकू की शादी, फिर मैं इनको दिन में तारे दिखाती हूँ। गिन गिन कर बदले ना लिए ना तो मेरा नाम भी शांति नहीं। जल्दी ही चिंकी और टिंकू की शादी की बात चलती है और चिंकी शादी करके दीनानाथ के घर की बहू बन जाती है। शादी के बाद अरे भाई दीनानाथ जी, कैसे हैं आप? भाई बिटिया की याद आई तो हम तो चले आए उससे मिलने के लिए। अरे भाई साहब, बहुत अच्छा किया जो आप बिटिया से मिलने के लिए यहाँ चले आइए। बैठिए बैठिए, अभी आपके लिए चाय पानी का इंतज़ाम करते हैं। अरे भाई साहब, राम राम राम। बिटिया का घर और चाय पानी, ये पाप मत कराइए आप हमसे। आप ही ने सिखाया है भाई, अब अपनी कही बात को काटिए मत। अरे भाई साहब, ये तो हम भूल ही गए थे। ये बताइए क्या खातिर की जाए आपकी? बस ज़्यादा कुछ नहीं भाई साहब, वो गट्टू हलवाई है ना, उसके यहाँ से 3-4 ग्लास बादाम मिल्क मंगवा लीजिए। वो क्या है ना, सोडा पीने से मेरा पेट थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। और हाँ, नाश्ते में ना देसी घी की कचौड़ियाँ और बीकानेर वाले से लड्डू मंगवा लीजिएगा। अभी नाश्ता तो हम लोग हल्का ही करेंगे, फिर खाने के समय देख लिया जाएगा। मैंने सुना है आपके शहर में बड़े अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं। बहन जी ठीक कह रहे हैं आप, अब बैठिए, हम अभी मंगवा देते हैं। डिनर के समय अब आपके घर का तो हम कुछ खा नहीं सकते। मैंने सुना है आपके यहाँ एक बहुत बढ़िया 5 सितारा होटल खुला है, आप डिनर ना आज वहीं से ऑर्डर कर दीजिए। वो क्या है ना, छोटे छोटे रेस्टोरेंट वाले पता नहीं कैसा खाना बनाते हैं, साफ़ सफाई का ख्याल रखते भी है कि नहीं। इसलिए आप ना 2-3 तरह की सब्जी, सलाद, रायता और पुलाव मंगवा दीजिए। बस ज़्यादा कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ भाई साहब,
अपनी तो घर वाली बात है। अब देखिए मजबूरी की बात है कि हम बिटिया के घर का खा नहीं सकते, वरना ये होटल वोटल का खाना तो हमें कुछ खास पसंद ही नहीं है। अरे भाई साहब, हमें आए हुए 5-6 घंटे हो गए, आपके चेहरे पर खुशी नहीं दिखाई दे रही। भाई क्या हुआ? आज हमारे पीने पिलाने के कार्यक्रम का हम तो पूरा मूड बना कर आए थे और आप एक पूछ ही नहीं रहे। भाई साहब, आप ही ने कहा ना कि बेटी के घर का कुछ खाएंगे नहीं। अरे भाई साहब, पानी ही तो नहीं पिया जाता, दारू पीने में कोई समस्या नहीं है। आप ही देख लीजिए, हमारे शास्त्रों में ऐसा कहाँ लिखा है कि बेटी के घर का चकना नहीं खा सकते। भोजन के बारे में मना किया गया है, तो भोजन तो हम बेटी के घर पे कतई नहीं करते। दीनानाथ को उसका ही वार उल्टा पड़ गया था। राम प्रसाद और उसकी पत्नी अब नियम से हर शुक्रवार शनिवार को बेटी के ससुराल आने लगते हैं। इससे पहले कि दीनानाथ उनके घर जाकर धमकते, वो दोनों अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ डेरा जमा लेते। रोज रोज समधी समधन की खातिरदारी करते करते अब दीनानाथ और उसकी पत्नी की कमर टूट चुकी थी। ऊपर से हर बार उनके आने पर बाहर से खाना मंगवाना पड़ता, जिसके कारण उनका बजट भी डगमगाने लगा था। चिंकी बेटा, एक ज़रूरी बात करनी थी तुमसे। जी बाबूजी। हम कह रहे थे कि जब तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ पर आकर कुछ खा पी नहीं सकते, तो फिर बेचारे यहाँ आकर परेशान क्यों होते हैं? अब हमें भी कहाँ अच्छा लगता है कि घर आए मेहमान को हम बाहर से मंगा कर चाय नाश्ता कराएं, हैं? तुम ऐसा करो, हर शनिवार को तुम ही अपने मायके चली जाया करो। उन्हें भी रोज़ रोज़ यहाँ आकर परेशान नहीं होना पड़ेगा, और वो भी अपने घर में बैठे बैठे अपनी बेटी से मिल लिया करेंगे, हैं? लेकिन बाबूजी, आप भी तो प्रिया भाभी से मिलना चाहते होंगे ना? अरे बेटा, अब 1 साल हो गया प्रिया की शादी को, आखिर कब तक वो हमारे मुंह में फंसी रहेगी? कभी कभी बुला लिया करेंगे उसे। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि अब उसे भी ना उसका घर संभाल लेना चाहिए। राम प्रसाद और शांति का तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा था। अब दीनानाथ और उसकी पत्नी ने रोज रोज प्रिया के यहाँ जाकर उन्हें परेशान करना बंद कर दिया था। बहू, जिसके ऊपर सास ससुर से लेकर घर के हर सदस्य की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अकेले सबकी जिम्मेदारी संभाल संभाल कर बेचारी बहू भी तो परेशान हो जाती है। ऐसी ही हमारी आज की कहानी है सीमा की, जो घर की सबसे बड़ी बहू है, जिसके ऊपर सास ससुर और अपने पति के साथ 2 देवरों की भी जिम्मेदारी है। तो चलिए देखते हैं सीमा कैसे अकेले पूरे घर को संभालती है, यह सबकी जिम्मेदारियों को पूरा करते करते परेशान हो जाती है। बहू, जरा मेरी चाय तो ले आ। और मेरे लिए एक पराठा। और भाभी, मेरे लिए ओट्स बना देना, आज से मैंने डाइट स्टार्ट की है। अरे बहू, कहाँ रह गई? अरे ला रही हूँ माँ जी, ला रही हूँ। इन सब ने तो मुझे कोई मशीन समझ रखा है। एक तरफ से माँ जी ऑर्डर देती है तो दूसरी तरफ से बाकी सब ऑर्डर्स देना शुरू कर देते हैं। सीमा एक हाथ में चाय तो दूसरे हाथ में अपने पति संदीप के लिए पराठा लेकर आती है। ये लीजिए माँ जी आपकी चाय और ये आपका पराठा। और भाभी, मेरे ओट्स। अरे ला रही हूँ भाई, ला रही हूँ। अब मेरे 4 हाथ तो है नहीं कि सब कुछ एक साथ ले आऊं। वो तो है भाभी, अभी आप मोहित के लिए एक हाथ में ओट्स लेकर आओगी तो दूसरे हाथ में मेरे लिए सैंडविच ले आना, हाई प्रोटीन वाला। मैं भी तो आजकल जिम जा रहा हूँ ना भाभी। हे भगवान, जब तुम दोनों जिम जा रहे हो तो एक जैसा खाना नहीं खा सकते हो क्या? एक को ओट्स खाना है, दूसरे को सैंडविच। मैं यहाँ पर तरह तरह के खाना बनाने वाली कोई मशीन हूँ क्या? अरे भाभी, गुस्सा क्यों होती हो? चलो, आप मेरे लिए भी आज ओट्स ही ले आओ, बस मैं वही खा लूंगा। सीमा दोनों के लिए ओट्स लेकर आती है। अच्छा भाभी, कल ना ऑफिस में मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आप मेरी वाइट शर्ट को धोकर प्रेस कर देना। और मेरे तो सारे ही कपड़े गंदे हैं भाभी, मेरे कपड़े भी धो देना। ठीक है, धो दूंगी। भाभी, शाम को ना मेरे लिए ब्राउन राइस और सोते वेजिटेबल्स बना देना, मैं वही खा लूँगा। आप मेरे लिए ब्राउन राइस के साथ हाई प्रोटीन टोफू करी बना देना भाभी, मुझसे ना ये सोते वाले वेजिटेबल खाए नहीं जाते। और हाँ, साथ में ना अंडे भी उबाल कर रख देना भाभी। कुछ और रह गया हो तो वो भी बता दो। सुबह उठते ही एक के बाद एक काम के ऑर्डर मिलने शुरू होते हैं, रुकते ही नहीं है। आप ही बता दीजिए कुछ काम बचा हो तो। हाँ, है तो सही। क्या? अरे तुम्हें बताया था ना कि फ्राइडे को मुझे बिजनेस ट्रिप के लिए निकलना है, तो मेरे 5 जोड़ी नहीं 6 जोड़ी कपड़े प्रेस करके पैक कर देना, और साथ में ले जाने के लिए मेथी के थेपले और थोड़ा सूखा नाश्ता भी बना देना।
तुम्हें पता है ना, बाहर का खाना मुझे डाइजेस्ट नहीं होता। हाँ बना दूंगी, इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन भी क्या है। बहू, अब तो संदीप के ले जाने के लिए थोड़ा सूखा नाश्ता बनाएगी तो थोड़ा सा मेरे लिए और तेरे पापा जी के लिए भी बना दियो, और साथ में ना थोड़े नमक पारे और बेसन की बर्फी भी बना लियो। हे भगवान, कोई तो बख्श दो मुझे, इतना काम सुन सुनकर तो मुझे चक्कर आने लगा है। अच्छा तो फिर बर्फी बनानी रहने दियो बेटा, सिर्फ नमक पारे ही बना दियो। विमला देवी सीमा के कामों की लिस्ट से बर्फी का भार ऐसे कम करती है जैसे न जाने उसने बेचारी के सर से सारे काम का भार ही खत्म कर दिया हो। हे भगवान, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी पूरी जिंदगी इस किचन और घर का काम करते करते ही गुजर जाएगी। एक काम खत्म नहीं होता कि कोई ना कोई आकर दूसरा काम पकड़ा देता है। ऊपर से इन्होंने ये जिम जाने की नई आदत शुरू की है, अब दोनों के लिए हर रोज अलग अलग खाना बनाओ। बाहो, हे भगवान, अब इनको फिर से क्या काम याद आ गया। अरे बहू कहाँ है? आ रही हूँ माँ जी। सीमा हॉल में जाती है। माँ जी कहिए क्या हुआ? अरे बेटा तुझे पता है ना मैं तुझे क्या कहने वाली हूँ। तेरे पापा जी अभी टहल कर आ गए हैं तो उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आ बेटा। हाँ लाती हूँ माँ जी। नहीं बेटा, आज तू मेरे लिए चाय मत लेकर आ। आज तू मेरे लिए चाय की जगह ठंडी ठंडी लस्सी बना दे। बाहर से टहल कर आया हूं ना तो थोड़ी गर्मी लग रही है, और साथ में पनीर का पराठा बना देना। जी ठीक है पापा जी। सीमा वापस किचन में जाती है। पहले ही मेरी जान को काम कम था क्या, जो ये एक काम और बढ़ा दिया। एक तो पता नहीं घर में सबको ये अलग अलग खाने का क्या चस्का है। जिस दिन आलू का पराठा बनाऊंगी उस दिन पनीर का पराठा खाना है, जिस दिन पनीर का पराठा बनाऊंगी उस दिन गोभी का खाना है। देवर तो देवर, मेरे तो सास ससुर भी जब देखो मुझे परेशान करने में लगे रहते हैं। सीमा भी अपने ससुर जी को खाना देकर सारा काम निपटाकर अपने देवरों के कपड़े धोने जाती है। हे भगवान, ये इन लोगों के कपड़े हैं या क्या है? इन कपड़ों को पहनकर मिट्टी में कुश्ती करने जाते हैं क्या ये दोनों? मशीन में धोने के बाद भी साफ नहीं हुए, अब हाथ से धोकर ही साफ करने पड़ेंगे। ये दोनों जल्दी से शादी करे तो मेरी इनके काम से कुछ जान छूटे। इनकी वजह से दिन में 2 घड़ी फुर्सत नहीं मिल पाती। अरे यार, कितने कपड़े इन दोनों के खत्म ही नहीं हो रहे। धो धोकर मेरे हाथों में भी दर्द होने लगा है। सीमा इतनी गर्मी में जैसे तैसे करके सारे कपड़े धोती है। तभी बारी आती है दोपहर का खाना बनाने की। दोपहर का खाना खाने के बाद सीमा थोड़ी देर आराम करने के बारे में सोचती है। तभी आ जाता है उसके देवर का कॉल। हेलो भाभी, आपने मेरे कपड़े धो दिए ना? हाँ धो दिए, अब तो सूख भी गए होंगे। अरे भाभी, सूख गए हो तो जल्दी से प्रेस करके रख दो। आज शाम का प्लान थोड़ा चेंज हो गया है। मतलब? अरे मतलब थोड़े दिन पहले मेरा बर्थडे था ना, तो वीकेंड ऑफ था। मेरे सभी फ्रेंड्स घूमने गए थे, इसलिए उनकी बर्थडे पार्टी पेंडिंग है। मैंने बोला उन सबको कि बाहर रेस्टोरेंट में सबको ट्रीट दे देता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा जब तेरी भाभी इतना अच्छा खाना बनाती है तो बाहर रेस्टोरेंट में जाने में मज़ा नहीं आएगा यार। इससे अच्छा खाना तो तेरी भाभी घर पर ही बना देंगी। तो आज शाम को ना आप मेरे दोस्तों के लिए कुछ अच्छा सा डिनर बना देना। ज़्यादा कुछ नहीं, बस शाही पनीर, दाल मखनी, मिक्स वेज, पुलाव, रायता, रोटी और एक स्वीट डिश बस। और हाँ, खाना मुझे मिला के 4 लोगों का बना देना। हाँ भाभी। अरे लेकिन बाद में भाभी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ, इतना कहकर सागर कॉल कट कर देता है। ये तो हद ही हो गई यार, इन लोगों ने आखिर मुझे समझ क्या रखा है? काम करने वाली मशीन हूँ क्या मैं, जो सुबह से शाम तक काम में ही लगी रहूंगी? घर में इकलौती बहू होना सच में सबसे बड़ा पाप है। जो भी आता है मुझे ही काम बताकर चला जाता है। पहले मेरे ऊपर सबकी जिम्मेदारी कम थी, क्या अब इसके दोस्तों के लिए भी खाना बनाओ? आराम करने के लिए थोड़ा टाइम मिला था, अब वो भी हाथ से गया। पहले सबके कपड़े प्रेस करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद संदीप जी के लिए सूखा नाश्ता बनाना पड़ेगा, फिर सबके लिए और इसके दोस्तों के लिए रात का डिनर बनाना पड़ेगा। हे भगवान, कैसे करूंगी मैं अकेले ये सब? बेचारी सीमा को अपना आराम त्याग कर सबसे पहले सारे कपड़े प्रेस करने पड़ते हैं। कितने कपड़े हैं यार, इतनी देर से प्रेस कर रही हूँ, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। हे भगवान, अभी और कितने बाकी है? भगवान सच सच बताना, मैंने ऐसा क्या पाप किया था कि मुझे इस घर की बड़ी बहू बना दिया? जब तक घर में छोटी बहू नहीं आएगी तब तक बड़ी बहू से ही एक एक काम करवाया जाएगा।
ऐसा लगता है दुनिया में बस काम करने ही आई हूं मैं। थोड़ी देर बाद, हाँ चलो जैसे तैसे ये कपड़े तो प्रेस हो गए। हाँ, अब जाकर संदीप जी के लिए सूखा नाश्ता बना देती हूँ। सीमा जैसे ही किचन में संदीप के लिए सूखा नाश्ता बनाने जाती है, वैसे ही उसे अपनी सासू माँ की आवाज आती है। बहू, संदीप के लिए सूखा नाश्ता बना रही है तो मेरे लिए भी नमक पारे बना दियो। याद है ना, मैंने तुझे नमक पारे बनाने को कहा था। हाँ हाँ याद है माँ जी, अच्छी तरह याद है। एक बार संदीप जी के लिए नाश्ता बनाकर तैयार कर दूं, उसके बाद आपके लिए नमक पारे बना दूंगी। इधर काम कर करके मेरा तेल निकल गया है और इन्हें अपने नमक पारों की पड़ी है। बनाती हूँ इनके नमक पारे। आप देख रहे हैं ना किस तरह बेचारी सीमा काम कर करके बिल्कुल परेशान हो चुकी है। और परेशान हो भी क्यों ना, जब एक इंसान के सर पर इतना काम आ पड़ेगा तो वो तो बेचारा परेशान होगा ही ना। लेकिन कुछ दिनों बाद सीमा की ये परेशानी कुछ कम होती नजर आती है, क्योंकि उसकी सास उसके बीच वाले देवर मोहित की शादी करवा के अपनी नई बहू को घर ले आती है। चलो, घर में कम से कम मेरी एक देवरानी तो आई। आज तक इन्होंने मुझसे जितना भी काम करवाया है ना, एक एक काम का जब तक बदला नहीं लूंगी ना, तब तक सुकून नहीं मिलेगा मुझे। बहुत काम करवा लिया इन लोगों ने मुझसे, अब बारी देवरानी जी की है। बहू, अरे ओ सीमा बहू, कहाँ है? आ रही हूँ माँ जी। घर में नई बहू आ गई है, उसके बाद भी काम के लिए मुझे याद कर रही है। अरे अब तो काम अपनी छोटी बहू को बता दो। बहू, हाँ हाँ आ रही हूँ माँ जी। सीमा हॉल में आती है। कहिए माँ जी। बेटा मेरा ना चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है, जरा मेरे लिए एक कप चाय तो बना दे। और एक कप मेरे लिए भी बना दियो बहू। अरे मम्मी जी, पापा जी, इतने समय से आप मेरे हाथ की चाय पी रहे हैं, अब घर में नई बहू आ गई है तो उसके हाथ की चाय पीजिए ना। देख बेटा, चाहे मेरे घर में मेरी तीसरी बहू भी आ जाएगी ना, तब भी चाय तो मैं तेरे हाथ की ही पीऊंगी। तेरे हाथ की चाय पिए बिना मुझे सुकून नहीं मिलता। सुकून तो इन लोगों ने मेरा छीना हुआ है। घर में नई बहू आने के बाद भी मुझे ही काम बता रहे हैं। सीमा किचन में जाकर चाय बनाती है, तभी उसकी देवरानी रिया वहां पर आती है। दीदी, आप काम करते करते परेशान हो गई होंगी ना, लाइए मैं आपके काम में मदद कर देती हूँ। हाँ रिया, परेशान तो मैं बहुत हो गई हूँ। तुम एक काम करो, सबके लिए दोपहर का खाना बना दो। और आज ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो तुम खाना बनाकर सारे बर्तन भी धो देना। तुम अकेली सारा काम कर लोगी ना? हाँ दीदी, मैं कर लूँगी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप जाकर आराम कर लीजिए। बस मम्मी पापा को चाय बनाकर दे दूँ, उसके बाद आराम करने ही जाती हूँ। अब तो ये सीमा का रोज का हो गया था। जिस तरह पहले घर के सभी लोग उसे एक के बाद एक काम बताते थे, अब उसी तरह वो अपनी देवरानी रिया को एक काम खत्म होने से पहले ही दूसरा काम बता देती थी अगले दिन। अच्छा सुनो रिया, मैंने ना आलू उबाल दिए हैं, तुम इनसे पराठे बना लेना, फिर बाद में बर्तन धो लेना। और आज ना मुझे काम से कहीं बाहर जाना है, तो घर की साफ सफाई भी कर लेना और सारा काम अच्छे से करना। माँ जी को किसी भी काम में कोई कमी पसंद नहीं है। ठीक है दीदी। रिया को काम का ऑर्डर देकर सीमा वहां से चली जाती है। ये भगवान, मैंने तो सोचा था ससुराल में मुझसे बड़ी एक जिठानी है तो काम करवाने में मेरे मदद करवा देगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। ये तो हर काम का ऑर्डर मुझे ही दे देती है। ससुराल का काम कर करके मैं तो परेशान हो गई हूँ। हे भगवान, जल्दी से अब सबसे छोटे देवर की भी शादी करवा दो, ताकि मेरी देवरानी आकर घर पर काम में मेरी मदद तो करवा दे, वरना दीदी को देखकर तो नहीं लग रहा कि वो कभी काम में मेरी कोई मदद भी करवाएंगी। रिया की ये प्रार्थना भगवान जल्द ही सुन लेते हैं और कुछ ही दिनों में उनके सबसे छोटे देवर सागर की भी शादी हो जाती है और घर में आती है सबसे छोटी देवरानी नीतू। अच्छा हुआ घर में एक और देवरानी आ गई, अब घर में मुझे जो छोटा मोटा काम भी करना पड़ता था वो भी नहीं करना पड़ेगा। इतने सालों तक इन दोनों देवरों का बोझा ढोया है, अब उनकी पत्नियों से ही अपना सारा काम निकलवाऊंगी। जितना काम इन्होंने मुझसे करवाया है ना, अगर एक एक काम का बदला नहीं लिया तो मेरा नाम भी सीमा नहीं। सीमा किचन में जाती है। अरे वाह, तुम दोनों ने तो बर्तन धोकर सारा किचन भी साफ कर दिया। दीदी काम तो सारा हो गया, लेकिन काम कर करके हम दोनों बहुत थक गए। अरे तुम दोनों इतने से काम में थक गए, जबकि तुम दोनों ने मिलकर ये सारा काम किया है। जब तुम दोनों नहीं थी तो मैं ये सारा काम अकेले करती थी, उसके बाद भी मैंने कभी नहीं कहा कि मैं थक गई हूँ।
अगर इतने से काम में थक जाओगी तो घर की जिम्मेदारी कैसे उठाओगी? अभी तो बाथरूम में धोने के लिए इतने सारे कपड़े भी रखे हैं, वो भी तो धोने हैं। और छत पर मैंने गेहूं सूखने के लिए रखे हैं, वो भी साफ करने हैं। क्या? हाँ, एक काम करना, तुम दोनों काम को आधा आधा बांट लेना। रिया, तुम सारे कपड़े धो लेना, और नीतू, तुम गेहूं साफ करके घर पर जो चक्की रखी है ना, उसमें आटा पीस देना। क्या है ना, सब लोग घर के पीसे हुए आटे की ही रोटी खाते हैं, इसलिए हमने घर पर ही चक्की ला कर रख दी है। तुम दोनों जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेना, फिर शाम का खाना भी तो बनाना है, हैं? और घर का ना राशन खत्म होने वाला है, तो मैं बाजार जाकर राशन लेकर आती हूँ। तब तक तुम सारा काम खत्म करके रात का खाना बनाकर तैयार कर लेना। ठीक है दीदी। सीमा फिर से उन दोनों को थोक भर काम पकड़ाकर वहां से चली जाती है। दीदी ने तो हद ही कर रखी है, जब देखो हमें ही काम बताती रहती है, और इतना सारा काम है तो कभी काम करवाने में हमारी थोड़ी मदद भी तो कर सकती है। सच में रिया दीदी, शादी से पहले मैंने ससुराल के लिए क्या क्या सपने देखे थे, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। काम करने के अलावा किसी और चीज़ के लिए समय ही नहीं मिल रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हम दोनों घर के काम करते ही रह जाएंगे, और दीदी हमसे काम करवा करवा कर ऐश करेंगी। सीमा की दोनों देवरानियां अब काम कर करके परेशान हो जाती हैं। वो दोनों शाम को सबके लिए खाना बनाकर किचन का सारा काम खत्म करके अपने रूम में जा रही होती है। तभी सीमा उनके पास आती है। देखो, मुझे पता है कि तुम दोनों पूरा दिन काम कर करके बहुत थक गई होंगी। दीदी प्लीज, अगर आप अभी हम दोनों को कोई काम बताने वाली हो तो मैं पहले ही बता दूं। आज इतना सारा काम करके हम दोनों पहले ही थके हुए हैं, तो प्लीज अभी हमें कोई और काम मत बताना। ओहो, तुम दोनों तो काम बताने से पहले ही मेरे सामने हाथ जोड़ रही हो। जब तुम दोनों नहीं आई थी ना, तो मैं पूरे घर के साथ साथ तुम दोनों के पतियों का काम भी संभालती थी। उनके खाने का ध्यान रखना, उनके कपड़े धोकर प्रेस करके देना, अपने बच्चों की तरह ख्याल रखा है मैंने उनका। और तुम दोनों को एक काम बता रही हूँ तो उसमें हाथ जोड़ रही हो। रिया दीदी की कहने का मतलब ये नहीं था दीदी, वो तो हम दोनों आज काम कर करके कुछ ज़्यादा ही थक गए हैं, इसलिए रिया दीदी ने ऐसा बोला। जो भी काम है आप हमें बता दीजिए, हम कल कर देंगे। तो कुछ दिनों से घर की डीप क्लीनिंग नहीं हुई है, तो पूरे घर की अच्छी तरह सफाई कर देना। घर के सारे पर्दे और हर एक कपड़े को अच्छी तरह साफ करना, और किचन में जितने भी डिब्बे हैं एक एक को रगड़ रगड़ कर धोना। और हाँ, इस काम में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जैसे ही धूल में कुछ काम करने लगती हूँ तो मुझे छींकें आनी शुरू हो जाती है। मुझे डस्ट की एलर्जी है ना, तो तुम दोनों अकेले ही इस काम को संभाल लेना। और हाँ, कल तो मुझे एक बार अपनी मम्मी से मिलने भी जाना पड़ेगा, तो बाकी सबके कपड़ों के साथ संदीप जी के 7-8 जोड़ी कपड़े भी प्रेस कर देना। मैं उनके पूरे हफ्ते के कपड़े एक साथ प्रेस करके ही रखती हूँ। ठीक है दीदी। सीमा अगले दिन अपनी माँ के घर जाती है। वहां पीछे से दोनों देवरानियां इतना सारा काम कर करके परेशान हो जाती हैं। मोहित जी, मैं तो ये घर का काम कर करके परेशान हो चुकी हूँ। जब देखो तब रिया भाभी मुझे कोई ना कोई काम बताती रहती है। अरे मेरे पास और काम कम है क्या, जो मुझे संदीप भैया के इतने सारे कपड़े प्रेस करने के लिए दे दिए? अरे रिया भाभी को अपने मायके जाना था, इसलिए तो मैं भैया के कपड़े प्रेस करने के लिए बोल दिया। और वैसे भी मेरी शादी होने से पहले मेरे सारे काम भाभी ही तो संभालती थी। खाना बनाने से लेकर कपड़े धोने, उन्हें प्रेस करना, अलमारी में तय करके रखना, सब कुछ भाभी करती थी। तो क्या तुम उनका थोड़ा सा काम नहीं कर सकती? अरे लेकिन कुछ नहीं रिया। सीमा भाभी ने मेरी शादी से पहले बिल्कुल एक माँ की तरह मेरा ध्यान रखा है, इसलिए उनके बारे में कुछ नहीं। अगर वो कोई काम करने को कहती है तो खुशी खुशी करो, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए भी बहुत किया है। मोहित के कहने के बाद रिया उसकी बात को समझ जाती है। अरे नीतू, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैं यहाँ कोई अपनी खुशी से परेशान नहीं हो रही हूँ, आपकी भाभी ने मुझे परेशान किया हुआ है। सीमा दीदी को तो पता नहीं मुझसे और रिया दीदी से क्या दुश्मनी है। जब देखो तब हमें दुनिया भर का काम बताती रहती है। खुद तो अपने मायके चली गई और हमें पूरा घर साफ करने की जिम्मेदारी दे गई। अरे तो क्या हो गया नीतू? तुम्हारे और रिया भाभी के आने से पहले सीमा भाभी अकेले सारा काम किया करती थी। तुम दोनों तो फिर भी मिलजुल कर काम कर सकती हो। उनके साथ तो काम में हाथ बटाने के लिए भी कोई नहीं था, फिर भी वो सब कुछ अकेले ही कितनी अच्छी तरह संभाल लेती थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी के काम को मना किया हो। इसलिए प्लीज तुम भाभी के बारे में ऐसी बात मत सोचो।
उन्होंने हमेशा हम सबका बहुत ध्यान रखा है और हमारे लिए बहुत कुछ किया है। रिया की तरह ही नीतू भी सागर की बातें सुनकर उसकी बात को समझ लेती है। अगले दिन सीमा अपने ससुराल वापस आती है, लेकिन वो बहुत परेशान थी। क्या बात है सीमा, जब से तुम अपने घर से वापस आई हो तब से देख रहा हूँ बहुत परेशान लग रही हो। क्या बात है, बताओ तो सही। आपको पता है ना संदीप जी कि मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ। जब उन्होंने बचपन से आज तक हमेशा मेरी जिम्मेदारी उठाई, तो मुझे भी उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए ना। अरे बिल्कुल निभानी चाहिए सीमा, लेकिन हुआ क्या है? मैं कल मम्मी से मिलने गई थी तो पता चला डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन के लिए बोला है, लेकिन ऑपरेशन का खर्चा इतना है कि मम्मी पापा नहीं उठा सकते। अरे तो उसमें क्या हुआ सीमा, मैं हूं ना। वो दोनों मेरे लिए भी मेरे माता पिता समान ही हैं। मम्मी जी के ऑपरेशन के लिए मैं पैसे दूंगा। लेकिन मम्मी के ऑपरेशन में 8 लाख रुपए का खर्चा है। आपकी प्राइवेट जॉब है, जितनी हमारी सेविंग्स है उनको भी मम्मी पापा की सेविंग्स में मिला देना तो भी मुश्किल से 6 लाख रुपए ही इकट्ठा होंगे, और बाकी के 2 लाख कहाँ से लाएंगे? बाकी के 2 लाख रुपए हम इकट्ठा कर लेंगे भाभी। मैं और सागर मिलकर अपनी थोड़ी थोड़ी सेविंग आपकी मम्मी के ऑपरेशन के लिए जमा कर लेंगे। इतने पैसे तो हो ही जाएंगे। अरे तुम सब यहाँ? हाँ भाभी, जब से आप आई थी बहुत परेशान लग रही थी, इसलिए आपसे बात करने आए थे। पर बात करने से पहले ही सब कुछ पता चल गया। आप अपनी माँ की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर उनका ऑपरेशन करवाएंगे। हाँ दीदी, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी माँ हमारी भी माँ समान है। अपनी माँ के लिए सबके मन में इतना प्यार देखकर सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब उसे एहसास होता है कि भले ही जब वो अकेली थी तो उसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारियों का भार था, लेकिन आखिरकार उसके परिवार के सभी लोग उसे कितना प्यार करते हैं। सब मिलकर सीमा की माँ का ऑपरेशन करवाते हैं। उस दिन के बाद सीमा अपनी दोनों देवरानियों पर इस तरह काम को थोपना बंद कर देती है और उनके साथ मिलजुल कर घर का हर एक काम करवाती है। ये कहानी है अनीता के घर की, जहाँ अनीता की बहू अंजलि घर में झाड़ू लगा रही थी। तभी अनीता वहाँ आती है और उससे कहती है, बहू सुबह के 10 बज गए, लेकिन अब तक तेरा काम नहीं हुआ। अरे कब तक होगा काम? माँ जी बस अभी कर ही तो रही हूँ। आज ना आँख देर से खुली इसलिए लेट हो गया। अरे लेट तो तू जानबूझकर उठी है। कौन कहता है तुझे देर से सोने के लिए? मैं तो तुझे 12 बजे ही फ्री कर देती हूँ। अनीता का गुस्सा देखकर अंजलि कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपनी गर्दन झुकाए खड़ी रहती है। लेकिन अनीता शांत नहीं होती। वो तो अपनी बहू को खरी खोटी सुनाकर चली जाती है। लेकिन ये सब अंजलि का पति मनोज देख लेता है और वो अपनी पत्नी अंजलि के पास आकर कहता है, अंजलि, माँ तुम पर इतना भड़क क्यों रही थी? पता नहीं मनोज जी, शायद मैंने थोड़ा लेट काम शुरू किया है ना, इसलिए भड़क रही थी माँ जी। अंजलि की बात सुनकर मनोज अपने कमरे में चला जाता है। वो कुछ नहीं कहता। अंजलि एक बार फिर अपने घर के कामों में लग जाती है। काम करते करते दोपहर हो जाती है। तभी अनीता एक बार फिर अपनी बहू को अपने कमरे से आवाज़ लगाती है, अंजलि बहू, ओ अंजलि बहू। अपनी सास की आवाज़ सुनकर अंजलि समझ जाती है कि उसकी सास उसे क्यों बुला रही है। इसलिए वो जल्दी जल्दी अपनी सास का खाना निकालती है और खाने की प्लेट लेकर अपनी सास के कमरे में जाती है। चलो खाना लेकर आ तो गई, वरना मुझे तो लगा था कि आज मुझे खाना ही नहीं मिलेगा। माँ जी माफ़ कर दीजिए, आज ना सब कुछ लेट हो रहा है, पर मैं कल से ध्यान रखूंगी और जल्दी उठूंगी। चलो अच्छी बात है, तुझे बात तो समझ में आई। अंजलि के माथे पर पसीना और चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर अनीता अपनी बहू से कहती है, वैसे बहू तूने कुछ खाया? नहीं ना माँ जी, मैंने अब तक खाना नहीं खाया। अभी किचन में बर्तन धोने बाकी हैं, उन्हें धोकर मनोज जी को खाना खिलाकर बाद में मैं खाना खाऊंगी। अरे बर्तन बाद में धो लेना, पहले खाना खा ले। और रही मनोज की बात, तो वो अभी सो रहा है ना, तो जब वो उठेगा तब उसे खाना दे देना। पर माँ जी वो सोए नहीं है। अंजलि आगे कुछ बोलती उससे पहले वहां मनोज आ जाता है। मनोज को देखकर एक बार फिर से अनीता अपने बर्ताव में बदलाव ले आती है और अपनी बहू को फटकारते हुए कहती है, हाँ तो ठीक है, जा जाकर अपने पति को खाना खिला, और जब तक सारे काम नहीं हो जाते तब तक तू खाना नहीं खाएगी, समझी? जी माँ जी। और सुन, काम करने के पहले सीधा मेरे कमरे में आ जाइयो। मेरे कमर में काफ़ी दर्द हो रहा है, मालिश कर दे आकर। जी माँ जी। अब जी माँ जी करती रहेगी या फिर यहाँ से जाएगी भी? मेरे सर पर खड़ी है, सही से खाना भी नहीं खाने देती।
अपनी सास की ऐसी कड़वी बातें सुनकर अंजलि अपनी आंखों में आंसू लिए वहां से जाने लगती है, पर दरवाजे पर अपने पति को देखकर थोड़ी देर रुक जाती है। अंजलि की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू देखकर मनोज को जरा भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो अपनी माँ से कुछ कह भी तो नहीं सकता था, क्योंकि आखिर अनीता उसकी माँ जो थी। मनोज भी अपनी माँ से कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वहीं अब अंजलि बर्तन धोकर मनोज को खाना देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी मनोज उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। अंजलि, आओ, तुम भी मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। नहीं मनोज जी, अभी माँ जी के पास जाकर उनको मसाज भी देनी है। आप खाना खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगी। लेकिन अंजलि, शाम होने वाली है। 1 घंटे के बाद मैं भी ऑफिस के लिए रेडी हो जाऊंगा। तुम खाना कब खाओगी? अरे तो क्या हो गया, मैं बाद में खा लूँगी ना माँ जी के साथ। पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा टाइम टेबल खराब हो जाएगा और अगर यही चलता रहा तो तुम बहुत जल्दी बीमार पड़ जाओगी। नहीं मनोज जी, कुछ नहीं होगा, आप यहाँ बैठकर आराम से खाना खाइए। मनोज उसको अपने साथ बैठकर खाने के लिए काफ़ी कहता है, लेकिन फिर भी अंजलि उसके साथ बैठकर खाना नहीं खाती और अपनी सास के कमरे में जाकर उसको मसाज देने लगती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अंजलि अपने घर के कामों में काफ़ी उलझ जाती है। ऐसे ही एक दिन अंजलि अपने घर के काम कर रही थी। काम करने के दौरान ही उसका पैर फिसलता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। अंजलि को काफ़ी चोट लगी थी। डॉक्टर अंजलि को आराम करने के लिए कहकर जाते हैं। अंजलि अपने कमरे में थी तो वहीं मनोज अपनी माँ अनीता के पास जाकर कहता है, माँ, मैं क्या कह रहा था कि अंजलि पूरा दिन घर में लगी रहती है। वो सही से खाना भी नहीं खाती और आज देखो वो गिर भी गई। डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है, तो क्यों ना हम उसकी हेल्प के लिए एक नौकरानी रख लें। हाय दया, नौकरानी? अरे मनोज, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? आज से पहले हमारे घर में कभी नौकरानी नहीं आई है और तू अब नौकरानी लाने को कह रहा है। अरे पता नहीं कैसे रहती है ये नौकरानियाँ, और ऐसी औरतों को तू घर में लाने की बात कर रहा है। ये ना तो सफाई अच्छे से करती है, ना अच्छे से खाना बनाती है। ना बाबा ना, मैं नौकरानी को इस घर में कदम तक रखने ना दूंगी। पर माँ, अंजलि कैसे करेगी काम? आपको पता है ना उसको चोट आई है। अरे इतनी भी नहीं आई कि वो बिस्तर पर पड़ी रहे। जब तक चलेगी फिरेगी नहीं, घर का काम नहीं करेगी, तब तक वो ठीक भी नहीं होगी, समझा तू? अब ना ज्यादा बीवी का हिमायती ना बन। अनीता अपनी बहू के कमरे में जाती है और बड़ी ही बदतमीजी से कहती है, चल अब उठ जा, ये नाटक और मत कर, समझी? तुझे इतनी भी नहीं लगी जितना तू ड्रामा कर रही है। पर माँ जी, मेरे पैरों में काफ़ी दर्द हो रहा है। ये नाटक वाटक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे भी कई बार ऐसी चोट लगी है, लेकिन मैं हमेशा अपने घर को पहले रखती थी। चला बुझ जा शांति से, नहीं तो क्या माँ? अनीता ये बात बोलती है कि मनोज बीच में बोल पड़ता है, क्योंकि आज हद पार हो चुकी थी। अनीता ने अंजलि से ऐसे बात करी थी कि उसकी जगह कोई और होता तो शायद उसको भी गुस्सा आ जाता। मनोज भी आज अपनी चुप्पी तोड़ देता है और अपनी माँ से गुस्से में बात करता है, माँ बस करो, बहुत हो गया। अरे हद होती है, ये इस घर की इज्जत मेरी पत्नी और आपकी बहू है। आप इससे इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर सकती हैं? क्यों, मैं बहू से इस तरह बात क्यों नहीं कर सकती? तू भी तो अपनी पत्नी से ऐसे ही बात करता है। अरे आज जिस औरत को तू अपनी पत्नी कह रहा है ना, तू भी तो उसको बेइज्जत करता है। तू भी तो अपनी पत्नी को इज्जत नहीं देता बेटा। मैंने कब इसको आपके सामने बेइज्जत किया और कब मैंने इसकी इज्जत नहीं करी? अच्छा, तो अब तुझे याद दिलवाना ही पड़ेगा। याद कर, जब तेरी नौकरी छूट गई थी। अंजलि और अनीता अपनी पड़ोसन के साथ बैठकर पास्ता खा रहे थे, लेकिन तभी वहां मनोज उदास होकर अपने घर आता है और सोफे पर बैठ जाता है। आज मनोज ऑफिस से जल्दी घर आ गया था और वो काफ़ी उदास भी था। लेकिन क्यों? बस यही बात अंजलि मनोज से पूछती है, मनोज जी, आप आज इतनी जल्दी घर आ गए? काम जल्दी खत्म हो गया क्या? और आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? कोई बात है क्या? तुम मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आओ, बाद में बताता हूँ। मनोज की बात सुनकर अंजलि उसके लिए पानी लाती है और उसे देती है। पानी पीकर मनोज ग्लास सोफे पर रखता है और अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। मनोज जी, कुछ तो बताइए ना, आखिर हुआ क्या है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे क्या कब से चप्पड़ चप्पड़ किए जा रही है? थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती? मनोज का गुस्सा देखकर अंजलि कुछ नहीं बोलती और चुप हो जाती है, लेकिन उसकी पड़ोसन बीच में बोल पड़ती है, अरे बहू, जब मनोज कह रहा है कि चुप हो जा, तो तू क्यों बार बार उसे परेशान कर रही है? बहन, मेरी बहू उसको परेशान नहीं कर रही, बल्कि वो उससे उसकी परेशानी पूछ रही है। वो जानना चाहती है कि आखिर उसको हुआ क्या है
और वही नहीं बल्कि मैं भी जानना चाहती हूँ, लेकिन इसकी तो जुबान ही अलग है। लेकिन अनीता बहन, जब आप देख रही है कि मनोज गुस्से में है तो क्यों उसे बार बार परेशान करना? अब उसे बार बार परेशान करेंगी तो बहू उल्टा तो सुनेगी ही ना। खैर, तुम्हारे घर का मामला है, तुम निपटाओ, मैं जा रही हूँ अपने घर। इतना बोलकर अनीता की पड़ोसन वहाँ से चली जाती है। लेकिन अनीता को अपने बेटी की ज़ुबान काफ़ी गंदी लगती है। वो उससे प्यार से कहती है, देख बेटा, वो तेरी पत्नी है, तुझसे तेरी परेशानी पूछना उसका फ़र्ज़ है। अरे पर माँ, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे पर क्यों परेशान है, यही तो जानना चाहते हैं हम लोग। माँ, मेरी नौकरी चली गई, सैलरी टाइम पर नहीं दे रहा था तो मेरी बहस हो गई और मैंने जॉब छोड़ दी। बस इतनी सी बात पर आप परेशान हो रहे हैं? मैं आज ही भैया से आपकी जॉब के लिए बात करती हूँ। वैसे भी उन्हें एक अकाउंटेंट की ज़रूरत थी, पर वो नाइट शिफ्ट है। कोई बात नहीं अंजलि, मैं कर लूँगा। इस तरह अंजलि अपने भाई से बात करके अपने पति की नौकरी लगवा देती है। मनोज को काफ़ी अच्छी पत्नी मिली थी, लेकिन उसने गुस्से में अंजलि को सबके सामने बहुत उल्टा बोल दिया था। इसलिए उसको अपने शब्दों पर पछतावा होता है और वो उससे अकेले में माफ़ी भी मांगता है। अब तो बता, जब तू ही अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता तो दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकता है कि वो तेरी पत्नी की इज्जत करेगा? अरे उसी दिन हमारी पड़ोसन उसको इतना बोल कर चली गई, कितना कुछ कहा था इससे, लेकिन फिर भी ये तेरे बुरे समय में तेरे साथ रही। पर माँ, मैंने अंजलि से माफ़ी मांगी थी, लेकिन अकेले में। पर तूने तो उसे उल्टा सबके सामने बोला था ना। अब लोगों के सामने उसकी इज्जत घटी, उसका क्या? अनीता मनोज को जो समझाना चाह रही थी वो मनोज काफ़ी अच्छे से समझ जाता है, जिसके बाद मनोज अपनी माँ और अंजलि के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहता है, माँ, मैं समझ चुका हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं। मैं आज के बाद कभी भी अंजलि से बदतमीज़ी से बात नहीं करूँगा, बल्कि उसको सबके सामने इज्जत दूंगा। अंजलि, मुझे माफ़ कर दो। अंजलि बहू, मैं भी माफ़ी मांगती हूँ, मुझे भी माफ़ कर दे। मैंने तुझे बहुत कुछ बोला, पर मैं वादा करती हूँ कि आगे से कभी तेरे साथ ऐसा नहीं करूँगी। आप दोनों मुझसे माफ़ी मत मांगिए प्लीज़। इस तरह अब अंजलि के घर में सब ठीक हो जाता है और अंजलि को सबकी तरफ से मान सम्मान बराबर मिलता है। सविता के घर में काफ़ी साज सज्जा थी, लेकिन उस साज सज्जा के साथ सभी लोगों की आंखों में आंसू भी थे, क्योंकि सविता की बेटी रीतू की आज विदाई थी। रीतू सभी से गले लगकर रो रही थी। तभी रीतू की भाभी नंदिनी उसको गले लगाती है और अपनी आंखों में आंसू लिए कहती है, ननद जी, आज से आपका घर परिवार सब कुछ आपका ससुराल है, इसलिए वहाँ अच्छे से रहना, क्योंकि जब लड़की की विदाई हो जाती है तो लड़की अपने मायके की नहीं रहती। नंदिनी की बात सुनकर रीतू और ज़ोर से रोने लगती है। इस तरह कुछ देर बाद रीतू की विदाई हो जाती है। रीतू की विदाई के बाद घर पूरा खाली खाली हो जाता है। सभी मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं। घर को शांत देख सविता अपनी आंखों में आंसू लिए कहती है, देखो तो बहू, घर कितना सुना सुना लग रहा है। हमारी ऋतु इस घर में रहती थी तो इस घर में कितनी चहल पहल रहती थी, लेकिन आज ये घर कितना सूना लग रहा है। लेकिन माँ जी, हम कर भी क्या सकते हैं, लड़की को एक न एक दिन अपना मायका छोड़कर अपने घर जाना ही पड़ता है। अब जैसे आप अपने मायके को छोड़कर यहाँ आई, मैं आई, ठीक वैसे भी ननद जी को भी अपने घर जाना ही था। हाँ बहू, तो बिल्कुल सही कह रही है। बस भगवान करे मेरी बेटी वहाँ खुशी से रहे। इतना बोलकर सविता वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सविता अपना फेवरेट सीरियल देख रही थी। तभी वो अपनी बेटी का नाम पुकारते हुए कहती है, अरे रितु, एक गिलास पानी तो ले आना। सविता की आवाज़ सुनकर नंदिनी अपनी सास के लिए पानी लाती है और उसके हाथ में थमा देती है और अपनी सास को याद दिलाते हुए कहती है, माँ जी, आप भूल गई क्या कि ननद जी की विदाई हो चुकी है, उनकी शादी हो चुकी है। अब वो अपने ससुराल में है, ना कि हमारे पास। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। खैर कोई बात नहीं, बेटी थी ना तो ज़्यादा लगाव था, इसलिए बार बार भूल जाती हूँ कि अब वो अपने ससुराल में है। तो क्या हो गया माँ जी, अगर आपकी एक बेटी गई है? अरे आपकी बहू यानी मैं भी तो आपकी बेटी की समान ही हूँ ना। हाँ बहू, वो तो है ही, अब तू तो है ही, पर क्या करूँ, अपनी बेटी के बिना ना मैं एक पल नहीं रहती थी, पर अब तो जैसे तैसे रहना ही पड़ेगा उसके बिना।
अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन नंदिनी ऑफिस के लिए तैयार होने लगती है और वो घर से जाने लगती है कि तभी सविता के पास रितु का फ़ोन आता है। सविता अपनी बेटी से बात नहीं कर पाती, इसलिए वो नंदिनी को रोकते हुए कहती है, अरे बहू तू ऑफिस जा रही है ना, तो ऑफिस जाने से पहले 5 मिनट के लिए मुझे रितु से बात करने दे, मेरा फ़ोन बंद हो गया है। पर माँ जी मैं ऑलरेडी 5 मिनट लेट हूँ और अगर लेट हुई ना तो मेरा हाफ डे लग जाएगा। मैं शाम को आकर आपकी बात करवाती हूँ। और फ़ोन ऑफ ही तो हुआ है ना, 5 मिनट चार्ज पे लगा दो, ऑन हो जाएगा। अरे जानती हूँ बहू, पर अभी मेरा रितु से बात करना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी तो तू लेट हो ही गई है ना, अब जब हाफ डे लग ही रहा है तो हाफ डे में ही चली जाना। मेरी बच्ची रो रही थी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अभी शादी को कुछ ही दिन हुआ है और अभी से मेरी बेटी के साथ ऐसा बुरा सलूक हो रहा है। क्या ननद जी रो रही थी? ऐसा क्या हो गया उसके साथ? मैं अभी फ़ोन करती हूँ, आप पहले बात कर लीजिए। जब नंदिनी को पता चलता है कि रितु रो रही थी तो उसे भी लगता है कि शायद कोई बहुत बड़ी बात होगी, इसलिए वो ऑफिस ना जाकर सबसे पहले अपनी ननद को फ़ोन करती है और उसकी बात अपनी सास से करवाती है। रितु क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? माँ जी ने मुझे बताया तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है क्या? अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो मुझे बता दो। अरे बहू तू पहले मेरी बात करा, तो बाद में रितु से बात करना। इतना बोलकर सविता नंदिनी के हाथ से फ़ोन छीन लेती है और अपनी बेटी से बात करती है। बात करने के बाद नंदिनी को पता चलता है कि रितु के ससुराल में उसके कुछ रिश्तेदार आए थे और घर का सारा काम अकेली रितु को करना पड़ा, इसलिए वो इतना फूट फूट कर रो रही थी। जब नंदिनी को ये बात पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, पर अफसोस वो कुछ नहीं कर पाती, इसलिए वो अपनी सास के हाथों से फ़ोन छीन कर अपनी ननद से कहती है, रितु तुम इतनी छोटी सी बात पर रो रही हो? अरे हमारे घर में भी तो रोज़ मेहमान आते हैं, मैं भी तो घर में काम करती हूँ, पर मैंने कभी इतनी छोटी सी बात के लिए अपने मायके फ़ोन नहीं घुमाया। तुम्हें पता है माँ जी और मैं कितना डर गए थे। तुम्हारी वजह से आज मैं ऑफिस भी नहीं गई, अब मैं हाफ डे में जा रही हूँ। हाँ भाभी आप तो ऐसे ही बोलोगी ना, आपको कुछ करना जो नहीं पड़ा। अगर आप मेरी जगह होती ना तो अभी आप भी रो ही रही होती। और आपकी किस्मत ना बहुत अच्छी है जो आपको इतना अच्छा ससुराल मिला। इतना बोलकर रितु अपनी भाभी से नाराज़ हो जाती है और फ़ोन रख देती है। नंदिनी भी लेट हो रही थी, इसलिए वो दोबारा फ़ोन नहीं करती और चुपचाप ऑफिस के लिए चली जाती है। अब इसी तरह आए दिन रितु अपने मायके फ़ोन करती और अपने ससुराल वालों की बुराई। माँ मुझे ना तुम्हारी बहुत याद आती है। सही कहते हैं लोग, सास ना आखिर सास ही होती है। अरे अरे बेटा अब क्या हुआ, क्यों रो रही है तू? अरे तू जब से ससुराल गई है ना, ऐसा एक दिन नहीं गुजरा जिस दिन तूने रो कर मुझे फ़ोन ना किया हो। माँ अब तो किस्मत में रोना ही लिखा है, और जब किस्मत में ही रोना लिखा हो तो मैं आपको खुश नज़र कैसे आऊँगी? मुझे तो लगता है इन्होंने मुझे बहू नहीं बल्कि नौकर समझ रखा है। आज ना फिर मेरी सास की तबीयत खराब हो गई। घर का सारा काम करके मैं उस बुढ़िया को अस्पताल ले गई और अस्पताल से लाकर उसकी सेवा करी। माँ मैं इतना थक गई हूँ, इसीलिए मैंने अपनी सास से कहा आज बाहर का खाना खा लेते हैं, मंगवा ले क्या? अरे तो उस पर तो मेरी सास मुझे ताने देने लगी। हाय मेरी फूल सी बच्ची को कितना काम करना पड़ता है ससुराल में। पर रितु बेटा तू अपने घर की इकलौती बहू है, अब तू अपनी सास को और घर को नहीं देखेगी तो कौन देखेगा, है ना बेटा? कुछ दिन की बात है, बर्दाश्त कर ले। माँ तुमसे दूर क्या हुई मैं, तुम तो अपनी बेटी को ही भूल गई। तुम तो बिल्कुल भाभी की ज़ुबान बोल रही हो। जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। सविता बस रितु को समझाने की कोशिश कर रही थी, पर रितु तो अपनी माँ की बात से ही नाराज़ हो जाती है और फ़ोन रख देती है। उस दिन के बाद फिर रितु अपनी माँ को फ़ोन नहीं करती। एक हफ्ता बीत जाता है और अब तक रितु का कोई फ़ोन मैसेज नहीं आया था, जिस वजह से सविता परेशान होने लगती है और अपनी बहू से कहती है, बहू तेरे पास रितु का कोई फ़ोन या मैसेज आया क्या? कहाँ माँ जी, उस दिन के बाद से ननद जी ने तो मुझसे बात करना ही छोड़ दिया। मैं अगर उन्हें फ़ोन या मैसेज भी कर देती हूँ तो कोई जवाब नहीं देती। वैसे आप मुझसे ये क्यों पूछ रही हैं? आपकी ननद जी से बात नहीं हुई क्या? हाँ बहू, 1 हफ्ता हो गया, पर रितु ने मुझे कोई फ़ोन मैसेज भी नहीं किया, और जब मैं करती हूँ तो हमेशा बिज़ी हूँ कहकर फ़ोन रख देती है। लगता है मेरी बेटी अब तक मुझसे नाराज़ है। माँ जी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सच में ननद जी बिज़ी हो, आखिर इतने बड़े घर की बहू जो है, अरे कितनी सारी जिम्मेदारियाँ होगी उन पर। और मुझे तो खुशी है कि अब उन्होंने मायके में दखल अंदाजी देना कम कर दिया। भगवान करे वो इसी तरह से अपने ससुराल को संभाले।
कुछ दिनों से रितु का फ़ोन नहीं आता, जिस वजह से नंदिनी को लगता है कि उसकी ननद के ससुराल में सब कुछ ठीक है। इसलिए वो ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टियां ले लेती है और अपने परिवार के साथ बाहर जाने की प्लानिंग करती है। और रात को जब पूरा परिवार खाने के टेबल पर इकट्ठा होता है तो नंदिनी अपने पति और सास से कहती है, बहुत दिन हो गए हम सब कहीं बाहर नहीं गए। मैंने ऑफिस से 3-4 दिन की छुट्टियां ले ली है, क्यों ना हम कहीं बाहर घूम कर आएँ। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो नंदिनी, मेरी भी 3-4 दिन की ऑफिस की छुट्टी है और वैसे भी जब से रितु की शादी हुई है तब से सब बिजी ही चल रहा है। थोड़ा माइंड फ्रेश करके आते हैं, क्यों माँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सब तो बाहर चले जाएंगे। पर मुझे तो अपनी बेटी की फ़िक्र हो रही है। 15 दिन हो गए आज, पर अब तक मेरी उससे बात नहीं हुई। पता नहीं उसके ससुराल में सब ठीक है भी या नहीं। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है बेटा, मैं क्या करूं। अच्छा, मैं ये सोच रही थी क्यों ना हम रितु को भी अपने साथ कहीं बाहर ले जाए। वैसे भी ना वो बड़ी परेशान रहती है, बाहर से घूम कर आएगी तो उसका दिमाग भी ठीक हो जाएगा। अरे पर माँ, अब रितु की शादी हो चुकी है, हम उसे ऐसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। हमें पहले उसके ससुराल वालों से बात करनी होगी। हाँ तो कर लेना। वैसे भी कितने दिन हो गए मैंने अपनी बेटी को नहीं देखा, और उसके ससुराल वालों से बात करने पर हमें यह भी पता चल जाएगा कि हमारी बेटी अपने ससुराल में सुखी है या नहीं। ठीक है माँ, अगर आप इतना ज़िद कर रही हैं तो मैं कल बात कर लूँगा। फ़िलहाल मेरा खाना हो गया है, मैं सोने जा रहा हूँ। इतना बोलकर राहुल सोने के लिए चला जाता है, पर सविता की आंखों में तो नींद ही नहीं थी। अगली सुबह होते ही सविता बड़ी परेशान रहती है और घर में इधर से उधर घूम रही होती है। अपनी सास को इस तरह बेचैन होकर घर में घूमता देख नंदिनी अपनी सास से पूछती है, क्या हुआ माँ जी, आप बड़ी परेशान लग रही हैं। हाँ बहू, क्या बताऊँ, सुबह से ना मेरा जी बहुत घबरा रहा है। रात को मैंने बहुत बुरा सपना देखा। सपने में देखा मेरी बेटी ज़रा भी खुश नहीं है अपने ससुराल में। मुझे तो बस उसी की फिक्र सताती रहती है। सविता ये सब कुछ बोल रही थी कि तभी घर की डोरबेल बजती है और नंदिनी दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलते ही अपनी ननद को देखकर नंदिनी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसकी ननद खाली हाथ नहीं आई थी बल्कि अपना सारा सामान लेकर आई थी। अरे ननद जी, आप वो भी इतने सुबह सुबह अपने सामान के साथ, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? बहू, मैं तो तुझे कह रही थी ना कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। सुबह से मेरा मन कितना बेचैन था, और मैंने तो कल रात को भी बहुत बुरा सपना देखा था। क्या हुआ मेरी बच्ची, तू इस तरह यहाँ क्यों आ गई? तेरे ससुराल में सब ठीक तो है ना? माँ, अगर सब ठीक होता तो क्या मैं अपना सामान लेकर यहाँ होती? मैं परेशान हो गई हूँ अपने ससुराल वालों से, इसीलिए तो यहाँ आ गई हूँ। और आप लोग भी मुझे अंदर बुलाने के बजाय दरवाजे पर ही मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं। अरे ऐसा नहीं है ननद जी, हम सब ना बस थोड़े हैरान हो गए थे। आप अंदर आकर बताओ ना आखिर हुआ क्या है, जब तक मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अब जैसे ही नंदिनी पानी लेने के लिए अंदर जाती है, वैसे ही रितु अपने ससुराल वालों की बुराई अपनी माँ के सामने करने लगती है। माँ, भाभी को कुछ मत बताना, वरना वो मेरी ही गलतियाँ ढूंढने लगेगी। पर मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे ससुराल वाले ना बहुत गंदे, सारा दिन मुझसे घर का काम करवाते हैं, साथ ही साथ अपनी सेवा भी। और अगर काम में कोई गलती हो जाए तो 4 बातें ऐसे सुनाते हैं जैसे कि मुझे महीने की तनख्वाह पर रखा हो। और मेरा पति, वो भी वैसा ही है। मैं ना सबसे ज़्यादा परेशान तो अपने पति से हूँ। मैं समझ रही हूँ बेटा, तू अपने ससुराल में परेशान है, पर ये तेरा फैसला मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। मेरी माँ, तो तू अभी वापस चली जा। माँ, मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आई हूँ, अब मैं यहीं रहूँगी तब तक जब तक मेरे ससुराल वालों की अकल ठिकाने ना आ जाए और वो लोग मुझसे माफ़ी ना मांग ले। रितु अपनी माँ को सारी बात बता रही थी कि वो सारी बातें सुनती हुई नंदिनी वहाँ आती है और एक भाभी होने के नाते अपनी ननद को समझाने की कोशिश करती है। देखो रितु, मैं नहीं जानती तुम्हारे ससुराल में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, पर अभी तक तुमने जो भी माँ जी को बताया उसमें मुझे कुछ गलत नज़र नहीं आया। तुम अपने ससुराल की इकलौती बहू हो, तुम्हारे ऊपर अपने ससुराल के और घर की जिम्मेदारी है। अगर तुम अपने सास ससुर पति और घर को नहीं देखोगी तो और कौन देखेगा? इसलिए नाराज़गी छोड़ो और घर वापस चली जाओ। देख रही हो माँ, तुम, मैंने कहा था ना तुमसे, भाभी मेरी ही गलतियाँ निकालेंगी। इनके पास और काम ही क्या है, सारा दिन ऑफिस में बैठना और दूसरा मेरी गलतियाँ निकालना। घर में इतनी सारी बातें हो रही थी कि तभी राहुल तैयार होकर नीचे आता है और अपनी बहन को देखकर हैरान हो जाता है। अरे रितु, यहाँ, वो भी अचानक?
मैं तो आज तेरे ही घर आने वाला था, तूने तो आकर मुझे ही सरप्राइज़ दे दिया। माँ, तुमने रात को ही बात कर ली क्या? किसी ने किसी से कोई बात नहीं करी। मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी से आई हूँ और मैं अब यहीं रहूँगी। मैं परेशान हो चुकी हूँ अपने ससुराल वालों की रोज़ के कलेश से। ये सब मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। इतना बोलकर रितु अपना सामान लेकर गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और राहुल नंदिनी से सवाल करता है। अब नंदिनी सारी बात राहुल को बताती है, पर राहुल इन सब मामलों में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप ऑफिस के लिए चला जाता है और रितु की वजह से बेचारी नंदिनी का प्लान भी कैंसिल हो जाता है। पर रितु के आने से नंदिनी के सर पर एक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जैसे ही नंदिनी को सैलरी मिलती है वैसे ही रितु नंदिनी से कहती है, भाभी आप तो खुश नसीब हैं जो आपको इतना अच्छा ससुराल और मेरे भैया मिले जो आपको इतना प्यार करते हैं। एक मेरे ससुराल में मुझे घर से बाहर भी नहीं जाने देते, नौकरी तो दूर की बात है। और मेरा पति मेरे हाथ में 1 रुपया तक नहीं देता कि मैं कुछ सामान ले सकूं। आप मानेंगी नहीं, जब से मेरी शादी हुई है ना तब से मैंने कुछ नहीं खरीदा। आज तो दिल कर रहा है शॉपिंग करने का। हाँ हाँ रितु, क्यों नहीं, वैसे भी मैं घर का सामान लेने के लिए बाहर जा रही थी, तुम भी साथ चलो, तुम्हें जो लेना हो ले लेना। नंदिनी रितु को मना नहीं कर पाती और रितु जानबूझकर फिजूल की खर्ची करती है। ये देखकर नंदिनी को बहुत गुस्सा आता है, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और सविता की तबीयत खराब हो जाती है। अब अकेली नंदिनी घर, ऑफिस और अपनी सास सब कुछ संभाल रही होती है और ऊपर से रितु अपनी ही भाभी को भला बुरा कहती और उसके कामों में गलतियाँ निकालती। क्या भाभी, आपसे 4 लोगों का परिवार नहीं संभल रहा? पता नहीं आप अच्छे लोगों का परिवार कैसे संभालोगे। आपको पता नहीं, मेरे पति का खुद का बिजनेस है। उन्होंने तो कारखाने के एम्प्लॉय अपने पास रख रखे हैं। मुझे तो उनका भी काम देखना पड़ता था। सोचो, मैं अकेली नन्ही सी जान कितना सब कुछ करती थी। और एक आपको देख लो, मुझे और माँ को खाना देकर भी नहीं जाती, बस खाना बनाकर हम पर एहसान करके चली जाती हो। ननद जी, फिर तो आपका मेरा एहसान मंद होना चाहिए, क्योंकि आप तो मुझ पर यह एहसान भी नहीं करती। मैं ऑफिस जाती हूँ पर फिर भी घर का सारा काम करके जाती हूँ। आप घर में रहती हो और कुछ नहीं करती, बस पूरा दिन अपने ससुराल वालों की बुराई करती हो, जबकि आपको ससुराल से यहाँ आए 4 महीने हो चुके हैं और आपका खर्चा भी मैं ही उठा रही हूँ। माँ देख रही हो ना, आखिर आज भाभी की ज़ुबान पर उनके दिल की बात आई गई। भाभी मुझे बोझ कह रही है। माँ, क्या मैं इस घर के लिए बोझ हूँ? बहू, ये सब तो क्या कह रही है? मेरी बेटी से जुबान संभाल कर बात कर। सब कुछ पता होने के बाद भी सविता अपनी बेटी को कुछ ना कहकर अपनी बहू को खरी खोटी सुनाती है और नंदिनी को अपनी सास की बात का बहुत बुरा लगता है। अब वो सारी बात अपने पति को बताती है, पर राहुल भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। यार देखो, ये तुम्हारे और रितु के बीच का मामला है, इसमें प्लीज़ मुझे मत इन्वॉल्व करो। कैसे भाई हो तुम? तुम्हारी बहन इतनी बड़ी गलती कर रही है और तुम कह रहे हो कि मुझे इन बातों में इन्वॉल्व मत करो। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं करना मत करो, अब मैं ही कुछ करूँगी। नंदिनी अब समझ चुकी थी कि रितु यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली और वो अपने हाथों से अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। इसलिए अब वो दूसरा रास्ता अपनाती है और अगली सुबह अपनी ननद से माफ़ी मांगती है और उसे समझाते हुए कहती है, नाना जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने कल आपसे जो कुछ कहा उसके लिए, पर सच में मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। पर भाभी, दिल तो आपने मेरा दुखाया है। एक औरत होकर आप ऐसा कैसे बोल सकती हो? सोचो, अगर आपकी भाभी आपको बोझ बताएगी तो कैसा लगेगा? जानती हूँ नाना जी, इसीलिए तो मैं अपने मायके ही नहीं जाती। और तो और मुझे डर भी लगता है कि अगर मैं अपने मायके जाकर बैठ गई तो कहीं मेरा ससुराल और मेरे पति को कोई मुझसे छीन ना ले। आपको यहाँ आए भी 4 महीने से ऊपर हो गए, अब आपको ना खुद चले जाना चाहिए। आप खुद सोचो, आपके पति ने और ससुराल वालों ने एक बार भी आपको फ़ोन नहीं किया और ना ही आपको लेने के लिए यहाँ आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दूसरी शादी की सोच रहे हैं? अगर ऐसा हुआ ना तो ज़िंदगी आपकी ही बर्बाद हो जाएगी। मेरी मानो तो लड़ झगड़ कर अपना हक हिस्सा लो और अपने पति के साथ रहो, वरना ऐसा ना हो कि देर हो जाए और आप हाथ मलती रह जाओ। आप बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी, मुझे ना अभी इसी वक्त जाना होगा। वैसे भी मुझे अब अपने पति पर विश्वास नहीं है। जिस तरह वो लड़कियों से बात करता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरी सौतन उठाकर ले आए एक दिन।
रीतु अपनी भाभी की बातों में आ जाती है। अब रीतु को भी एहसास होने लगता है और डर लगता है कि कहीं उसका पति उसे छोड़ ना दे, इसलिए अब बिना कोई देरी करे वो अपना सामान पैक करती है और अपने ससुराल चली जाती है, जहाँ वो एक अच्छी बहू बनकर दिखाती है और अपने घर को संभालती है, बस इस डर से कि कहीं कोई उसकी जगह ना ले ले।